हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक्चुअली ये वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस है एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, करेक्ट। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन classification is based on transfer of energy। मतलब जो भी फोर्स है वो किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से एनर्जी को बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो आप जब बैठकर शांत मन से आराम से आप रूम में बैठकर सोचेंगे तो आपको सोचते सोचते पता चलेगा कि कंजर्वेटिव, नाम में कंजर्वेटिव लिख रहा हो इसका मतलब नहीं कि कंजर्व है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कंजर्व करता है। कंजर्व मतलब सेव करता है, एनर्जी को क्या करेगा, सेव करेगा, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे होते हैं जो फोर्स को, जो वर्क को, एक्चुअली फोर्स को तो सेव नहीं कर सकता है, जो वर्क को सेव कर ले, बॉडी में वर्क को क्या कर ले, वो सेव कर ले किसी तरीके से। किस तरीके से सेव करेगा उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ऑब्वियसली एनर्जी के फॉर्म में, किस टाइप का एनर्जी वो अलग बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर डेफिनेशन को मैं पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि दोज फोर्सेस in which work done against the force gets stored in the body in form of energy are called conservative forces, right। the examples are gravitational force, काफ़ी पॉपुलर है, स्प्रिंग फोर्स अभी मैं पढ़ाऊंगा तुरंत, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़ना है, आप लोगों को 12th में पढ़ना है, राइट। तो ये तीनों फोर्स जो हम लोग का है कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग को बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स तीन ही टाइप के पढ़ने हैं यूनिवर्स में। अभी तक आपका एक तरीके से देखा जाए तो इन जनरल जो एग्जिस्टेंस है वो तीन ही तरीके से एग्जिस्टेंस है, तीन ही फोर्सेस का एग्जिस्टेंस है, राइट। तो तो ये हो गए कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए मैंने 80 से नहीं लगाया है, लेकिन मैं कभी कभी लगाता भी हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इसमें क्या होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट पाथ फॉलोड। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, राइट। मतलब हुआ कि ग्रेविटी का अगर बात करें, ग्रेविटी को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो ग्रेविटी का अगर हम बात करें तो सपोज किसी ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ ले जाना है तो आप सीधा डायरेक्ट लेकर चले जाएं, या इसको ले जाकर पूरा पटना, दिल्ली, मुंबई हर जगह घुमाकर इसको लाकर यहाँ रख दे। दोनों केस में आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पर, ग्रेविटी। तो दोनों केस में जो ग्रेविटी का वर्क डन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम इन बोथ केस। हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम along both path, ठीक है, along both paths। आप पाथ 1 को फॉलो करें या आप फॉलो करें पाथ 2 को, इन बोथ ऑफ दिस केसेस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम, राइट। हाउ मच इट विल बी, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, करेक्ट। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या, तो मतलब मैंने ये बोला कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन बट नॉट पार्ट फॉलोड। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी फोर्स हो उसमें जो वर्क डन है, अगर वर्क डन बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। रिवर्स इज नॉट ट्रू एक्चुअली। हम लोग यही बोल सकते हैं कि रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू करने का मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट को आप रिवर्स में पढ़ लें। स्टेटमेंट को रिवर्स में पढ़ने का मतलब हुआ कि इफ वर्क डन if work done by a force only depends on initial and final points, does that force is conservative? तो आंसर इज नो।
अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वर्किंग बाय जो फोर्स है अगर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे तो क्या वो फोर्स गारंटी है कि कंजर्वेटिव है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या कि हाँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वर्क डन डिपेंड कर रहा है उसका मतलब कि वर्क डन जो सॉरी लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट नॉट पाथ फॉलोड। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक रैंडम फोर्स है और उस फोर्स का वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव हो जाए, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन कर रखा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो उस केस में हमेशा जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक रिव्यू, मैंने यहाँ पर लिखा रखा था कि फोर्स इज कांस्टेंट देन वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब फोर्स ये फोर्स कंजर्वेटिव हो गया, ये फोर्स कांस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है। इसमें कांस्टेंट फोर्स के बारे में मैंने मेंशन किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिवर्स इज नॉट ट्रू, इट मीन्स इफ वर्क डन इज if work done by a force is independent of path, then it does not mean that it's conservative। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग बोल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिखा रखा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो नॉन कंजर्वेटिव, अब देखिए, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स बॉडी में स्टोर नहीं हो बल्कि डिसिपेट हो जाए। इस बॉडी में स्टोर नहीं हो बल्कि क्या हो जाए, डिसिपेट हो जाए इंस्टेंटली, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कहने का मतलब कि उसने एनर्जी को सेव नहीं कर रहा है, वो फोर्स जो है एनर्जी को सेव नहीं कर रहा है। अब देखिए इन्होंने नाम कैसे, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखें कि मान लिया जाए कि आपका एक दोस्त है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था, आप मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उस दोस्त को आप क्या करें, झूले पे बैठाए हुए हैं, ठीक है, आराम से वो दोस्त आपका झूला पे है। आप इसको क्या करें कि झूले बैठाकर उसको खींच रहे हैं इसको, ठीक है, इसका टांग पकड़कर आप खींच रहे हैं, प्रोवाइडेड आप उसको नीचे ना गिरा दें। उसका टांग पकड़ खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। क्यों ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं? जब आप इसको ऊपर पुल करेंगे, जब ये झूला के ऊपर आपका जाएगा, जब दोस्त आपका यहाँ पर जाएगा तो उस मोमेंट पे ऊपर चला गया, मतलब ग्रेविटी लग तो रहा है नीचे लेकिन आपका दोस्त चला गया ऊपर। अब आपका दोस्त चला गया ऊपर तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रखा है। तो तो आपने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रखा है वो एक्चुअली आपका सेव हो गया। जितना भी आप वर्क कर ग्रेविटी के, जितना भी आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है वो वर्क क्या हो चुका है, आपका सेव हो चुका है। अब जब इसको छोड़ेंगे तो आदमी नीचे आ जाएगा, आपका दोस्त नीचे आएगा, वो आराम से स्विंग करेगा, मजे लेगा जिंदगी के, राइट। तो आपने सोचा कि सही है यार, ये ग्रेविटी तो बड़ा कमाल का चीज़ है, ऐसे ऐसे दुनिया में और भी फोर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट मैं काम करता तो स्टोर हो जाता, फिर उसके बाद छोड़ते तो आराम से मेरा दोस्त झूलता। तो उसी को देखकर आपने क्या किया, कहा कि चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि इस दोस्त को आपने क्या किया कि उस दोस्त को, ये आपका दोस्त हो गया, उसको ज़मीन पे बैठा दिया, ठीक है, उसका टांग यहाँ पर आपने पकड़ लिया, ये हो गए आप, राइट, ये आपका हाथ हो गया, लंबा हाथ है, ठीक है। और आपने क्या किया कि चल जो ग्रेविटी के साथ मैंने काम किया वो अभी ग्राउंड पे रखकर अब तुम्हारे साथ करता हूँ, ठीक है। और आपने दोस्त को खींचना शुरू कर दिया आराम से। अब जब आपने खींचना शुरू कर दिया तो आपका क्या हुआ कि आपका दोस्त तो ज़मीन पे घिस रहा था और उसका गर्म हो रहा था, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि जब आपका दोस्त कुछ देर तक घिसेगा तो आपका दोस्त बोलेगा कि अरे यार ये तो मैं गर्म होते जा रहा हूँ,
उस केस में मैं तो स्विंग कर रहा था, जब छोड़ रहा था तो स्विंग कर रहा था। इस केस में तो मेरे को यहाँ से यहाँ लेकर आ गया, लेकिन मैं फिर से बैक वहाँ नहीं, मतलब मैं स्विंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने क्या कर निकाला कि अरे यार, मैं इसको अगर ज़मीन पे रखकर घिस रहा हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है कि ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो वर्क स्टोर कहीं नहीं हो रहा है। जो मैं वर्क यहाँ पर कर रहा हूँ, ये बोलिए कि जो आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रखा है, एक्चुअली जब आप इसको खींचेंगे तो वर्क किसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। लास्ट केस में आप जो वर्क कर रहे थे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे थे। इस केस में जो आप खींचेंगे इस आदमी को, इस अपने दोस्त को आप खींचेंगे तो उस केस में आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आप जब इसको आप खींचिएगा, वेट ए सेकेंड, लेट मी ड्रॉ द पर्सन अगेन। तो आप जो आप इसको खींचिएगा, राइट, तो आपको क्या होगा कि आप जिसको खींचेगा तो ये कुछ देर के बाद गर्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पूछ कर देखिएगा तो होगा क्या उसमें कि आपका जो वर्क है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो स्टोर नहीं हो गया, वो क्या हुआ कि इंस्टेंटली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया, राइट। और साउंड के फॉर्म में ही डिसिपेट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त चिल्ला रहा है, इट्स जस्ट अ जोक। साउंड के फॉर्म मतलब आपको खिर आवाज़ आएगा, ठीक है, उसका साउंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब उसको घिसेगा तो आपको आवाज़ आएगा। तो एक्चुअली उस साउंड के मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, जब आप इसको घिस रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो जो भी आपने वर्क कर रखा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो वर्क हीट और साउंड के फॉर्म में डिसिपेट कर जाए इंस्टेंटली, मतलब स्टोर नहीं हो रहा है। वो वर्क क्या है, स्टोर नहीं हो रहा है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इतना सेक्रीफाइस करने के बाद आपको अपने फ्रेंड को सेक्रीफाइस कर कर आपको एक ज्ञान हासिल करना होगा, और वो ज्ञान ये है कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग, विस्कस फोर्स, एक्चुअली दीज आर ऑल आर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है सॉलिड सॉलिड के बीच में होता है। एयर ड्रैग जो होता है आपका एयर, मतलब आप क्या बोल सकते हैं इसको, एयर और बॉडी के बीच में होता है, सॉलिड के बीच में होता है। विस्कस फोर्स भी कुछ इसी टाइप से होता है, आपका लिक्विड्स के बीच में होता है। तो these are all types of friction force. So all these forces are types of non-conservative forces, right? All these forces are types of non-conservative force. तो होप आपको ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट मैं रिव्यू देता हूँ आपको। तो फाइनली ये हुआ कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स जो एनर्जी स्टोर कर ले, जिसके अगेंस्ट आप वर्क करें तो एनर्जी स्टोर कर ले। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे जो जिसके अगेंस्ट आप वर्क करें तो वो एनर्जी जो है तुरंत हीट के फॉर्म में, तुरंत जो है हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, राइट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें पाथ पे आपका डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग ने, जैसे देखिए हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जो ग्रेविटी होता है या स्प्रिंग फोर्स होता है या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने वर्क किया है वो स्टोर हो रहा है। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हम लोग बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ रिटन हियर दैट इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी कारण से जो नाम होते हैं हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy, spring potential energy. So that's why we only have three types of potential energy. The potential energy are gravitational potential energy, then we have a spring potential energy, and then we have also electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो फोर्स हैं, इन तीनों फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो मतलब इन फोर्सेस के अगेंस्ट अगर आप वर्क करेंगे तो वर्क आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको पता करने के लिए आपको अपने फ्रेंड को यूज कर लीजिए, नहीं तो एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको तरीके काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमेशा अपने फ्रेंड को ही सेक्रीफाइस करें, राइट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो
इन फोर्सेस के अगेंस्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ है आपका कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, let's say it u, du is equal to negative of work done by conservative force. So let's name conservative force as Fc. C stands for conservative. So Fc dot dr, ds आप जो बोले, ठीक है, dr यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ। सो Fc dot dr is the displacement. So this is the work done by conservative force, and according to the definition it states that negative of work done by conservative force, it means I have to put a minus sign. So this is how we define du. Change in potential energy equal to minus of Fc dot dr, and if you want to put integration sign, we'll say that delta u is equal to integration of Fc dot dr या Fc dot ds, ठीक है। दिस इज द डेल्टा u माइनस ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो एक आपका ये फार्मूला हो गया। अब क्या होता है कि आपको देखिए क्वेश्चन में क्या करता है कि अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे दे, दिस इज हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इफ दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और जस्ट फोर्स, एक्चुअली दे विल मेंशन इट दैट वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉट. So if they will give you the value of conservative force and if they will ask you what is the change in potential energy, then you have to use integration Fc dot dr and don't forget to put minus sign. So हम लोग इसको यूज करेंगे if force is given and you have to calculate पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या करेगा, कभी कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा, आपसे पूछा कि फोर्स का वैल्यू कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप फिर से बैक जाइए, आप बोलेंगे कि डी इज इक्वल टू इट्स माइनस एफ सी डॉट डी आर, करेक्ट। तो आपको यहाँ से अगर एफ सी निकालना हो तो एफ सी का वैल्यू आप बोल सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, करेक्ट। इट्स अ वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। याद रखिए आपसे इतना कुछ नहीं करता है क्योंकि वेक्टर डिफरेंशिएशन जो होता है हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना होता है, वो बीटेक में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है कि यू को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डोंट फॉरगेट टू पुट माइनस साइन ऑलवेज। अब क्या होता है कि यहाँ इस केस में हम लोग तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, अगर u जो है r के फॉर्म में दिया हुआ, इफ u इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x, y और z कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा करना है कि आपको fx, fy, fz निकालना है। तो fx क्या बोले कि माइनस ऑफ du बाई dx, ठीक है, इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। fy इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dy, मतलब u को एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार जैसा कि आप देख सकते हैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो अब आपका x कंपोनेंट फोर्स का निकल चुका है, y कंपोनेंट निकल चुका है, z कंपोनेंट निकल चुका है। और आप जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स के लिखेंगे, आप बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेंगे कि fx के साथ i कैप लगा दीजिए, fy कंपोनेंट के साथ j कैप लगा दीजिए और z कंपोनेंट के साथ k कैप लगा दिए, तो आपका फोर्स निकल जाएगा। आपको मैग्नीट्यूड निकलना है, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। कैसे किसी वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये आपने सीख रखा है, राइट। तो चलिए हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपको निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, इंटीग्रेट, अगर आपको निकालना हो फोर्स तो डिफरेंशिएट, डोंट फॉरगेट टू पुट माइनस साइन ऑलवेज। तो देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, बिना क्वेश्चंस के आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, सिंपल आई मीन ये क्वेश्चन जो है 3 जगह पे पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, एग्जैक्टली सेम फार्मूला होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पूछा गया है। तो तीनों चैप्टर को हम लोग एक साथ सोचिए कवर करें। आप यहाँ मेहनत करते हैं तो आपको आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 2xyz। तो u आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट, इट्स 2xyz। तो आपको निकालना है
for calculate force acting on the particle at point 1 -2 and -1, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी आपको सिखाया कि एफ एक्स का वैल्यू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब डी यू एक्स यू को एक्स के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2xyz, राइट। तो इसको आप देखिए, आपको इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप नाम नहीं जाने तो अच्छा है आपके लिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है और x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो y z को मान लीजिए कोई नंबर है, तो अगर आपको उसको नंबर मानेंगे तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, y और z को मैंने छोड़ दिया, राइट। तो आपको हो जाएगा -2yz। आप पॉइंट का वैल्यू पुट करें तो y कोऑर्डिनेट है -2, z कोऑर्डिनेट है -1, सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स यू विल गेट एज माइनस ऑफ 2 into y is equal to -2 and z is equal to -1. It means it will be -4, right, x component. अब y कंपोनेंट की बात करें तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी वाई आप करेंगे तो आपका जो आ जाएगा माइनस ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ 2xyz। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको फटाफट करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 2xz। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से आपका एफ वाई कंपोनेंट रहेगा माइनस ऑफ 2, एक्स का वैल्यू है 1 है, जेड का वैल्यू -1 है आपका, तो आपको हो जाएगा 2। इस तरह से आप एफ जेड कंपोनेंट जब कैलकुलेट करें तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी जेड, इसको आप लिखेंगे माइनस ऑफ डी बाई डी जेड ऑफ हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 2xyz। क्यों नहीं मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ही नहीं पता है, चलिए लिख लेता हूँ -2xy, राइट। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y z x एंड y यू विल गेट एफ जेड इज इक्वल टू minus of 2, x is 1 and z is -2, it means it will be 4, correct. So the value of force what you will get is equal to fx I cap, fx I cap कहने का मतलब -4 I cap plus fy j cap, it means 2 j cap and fz k cap, it means +4 k cap, right. तो ये आप फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट लेकर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज इक्वल टू, अब दिया हुआ है आपका फोर्स इस केस में, सॉल्यूशन पे हम लोग बात करें तो आपको फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट एक्स इक्वल टू 3, पोटेंशियल एनर्जी एट ऑरिजिन इज टेकन 0, ठीक है। तो देखिए आपका डी यू इज इक्वल टू, ये देखिए कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ डॉट, देखिए इसमें एक्स के लॉन्ग है, आपका फोर्स जो है एक्स के लॉन्ग एक्ट हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, का इंटीग्रेशन माइनस साइन, ये आपका फॉर्मूला था, राइट। आप फार्मूला जाकर चेक कर सकते हैं, जो चेंज पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फोर्स है एफ डॉट डी एक्स उसका वर्क डन हो चुका है, माइनस मैंने पुट किया तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो चुका है, दैट विल बी इक्वल टू चेंज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, नाउ द वैल्यू ऑफ एफ इज नथिंग बट 2x स्क्वायर डी एक्स। दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियस सी बात है कि आप एंगल 0 डिग्री ले रहे हैं। क्यों 0 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है क्योंकि आई कैप लगा हुआ है, और आपने बॉडी को ले रखा है, मतलब आपने बॉडी को मूव कर रहा, आप बॉडी को मूव कर रहे हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव डायरेक्शन, actually I have recorded too many videos today. So from x is equal to 0 to x is equal to 3, right. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑरिजिन पे आपको दिया हुआ है, ऑरिजिन पे कितना दिया हुआ है 0, तो u इनिशियल आपका 0 है और आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितना पे x इज इक्वल टू 3 पे, राइट। तो u फाइन माइनस u इनिशियल आपने पुट कर रखा है इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू 3 2x स्क्वायर डी एक्स इंटू कॉस 0। सो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, क्या इतना भी हड़बड़ी है। तो आप यहाँ लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज नथिंग बट 0 इज इक्वल टू
it will be 2x cube by 3 integrating from 0 to 3. Don't forget to put minus sign because I used to forget that. तो यहाँ से आप बोलेंगे कि फाइनल पोटेंशियल जो हो जाएगा आपका, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे वो आपका हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 9 एक्चुअली माइनस 0. So the value of U final potential energy is minus of 18 जूल. निगेटिव हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल हो सकता है. अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में समझाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. तो माइनस ऑफ 18 जूल, दिस इज द आंसर. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे. अगले एक वीडियो में मैं इक्विलिब्रियम की बातें करूंगा. इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके टाइप्स. तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.